नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और हम बैठे हैं ढाबे में। और आप श्वेता जी? हम लोग बैठे हैं कॉफी शॉप में और यहाँ पर चाय और कॉफी के फासले से ही बजट की सफलता को मापना है, आंकना है। क्या ये सरकार जो है हम लोगों के बीच सेतु का काम कर पाएगी, या फिर इस तरह की एक रेखा खींच दी जाएगी दोनों के बीच में? आज़ादी के बाद से ऐसी रेखा बहुत खींची है बजट में। गरीबों को लेकर कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, पैकेज दे दिया जाता है। बजट में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का जिक्र होता है और इन सब के बीच नीतियां कहां पर चली जाती हैं और इन सब के साथ ही बीपीएल परिवार बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें लगा ढाबे में आज बैठा जाए। आपको ऐसा क्यों लगा कि आप कैफे में बैठे? दरअसल सदन में हमने एक बात सुनी थी प्रसून जी की, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री को एक बुरा शब्द बना दिया जाए। तो हम ये जानने के लिए बैठे हैं कि क्या वाकई वो बुरा शब्द है? क्या अगर प्रो कॉर्पोरेट हो तो प्रो पुअर नहीं हो सकते हैं? ये चीजें जानते हैं। बहुत सारे काम सरकार को करने हैं, सरकार को वाकई सेतु बनना है। और इन सब के बीच ये सवाल बड़ा हो चला है कि सेंट्रल हॉल में पहले भाषण से लेकर प्रधानमंत्री अब तक जिन हाशिए पर पड़े तबकों का जिक्र करते हैं, गरीब वंचितों का जिक्र करते हैं। रेल बजट आया तो वो माना गया कि एक ऐसा एम्बिशन पेपर है जो शायद एक नई लकीर खींच दे। तो क्या बजट भी वैसा होगा? बहुतेरे सवाल हैं। इन सवालों के साथ आज हम जूझेंगे और कोशिश की जाएगी कि दरअसल सरकार की नब्ज हो, पकड़ी जाए, देखा जाए, समझा जाए कि वाकई क्या होगा, लेकिन बजट किस दिशा में जा सकता है। पहले एक रिपोर्ट बहुत छोटी सी देख लीजिए। लगता है आर्थिक मोर्चे पर देश में अच्छे दिन आ गए। अब माहौल बदल रहा है। देश के आर्थिक हालात की तस्वीर पेश करने वाला आर्थिक सर्वे देश की बेहतर होती अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखा रहा है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2014-2015 में देश की विकास दर 8% के आंकड़े को पार कर सकती है। यही नहीं, आर्थिक सर्वे दावा कर रहा है कि अब मंच तैयार है और आने वाले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था की विकास दर 10% तक पहुंच सकती है। यानी नई नौकरियों के मौके, नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद अब तेज हो गई है। आपकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा, ऊपर से रोजमर्रा की चीजों के सस्ता होने से भी पैसे बचेंगे। महंगाई की आंच की तपन पिछले कुछ महीनों में ठंडी पड़ती नजर आई है। 2013 के आखिर से अब तक महंगाई दर 6% तक लुढ़क गई है। 2014 के मुकाबले भी अब तक महंगाई दर 6% से घटकर 3.5% तक पहुंच गई है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक अब देश में बड़े सुधारों के लिए माहौल बन चुका है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बूते देश ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इन सब खूबियों के बावजूद खराब मानसून ने अपना किरदार निभाते हुए देश में कृषि की विकास दर को चोट पहुंचाई है और ये 4% से नीचे लुढ़क सकती है। हालांकि वित्तीय घाटे को 4.1% तक रोकने के लिए तैयारी पुख्ता नजर आती है। देश के सुधरते आर्थिक हालात ने एक अच्छे बजट की उम्मीद भी लोगों में जगा दी है। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। कंज्यूमर का जिक्र हो रहा था इस रिपोर्ट में, लेकिन हमें लगता है इस देश में बात आज खेती से शुरू की जाए। देवेंद्र जी, हमारे पास एक पूरा लॉट है, उधर कैफे में भी लोग बैठे होंगे, लेकिन आपसे बात इसलिए शुरुआत, आर्थिक सुधार जब से इस देश में शुरू होता है और संयोग से 25 साल पूरे होने वाले हैं, 25वां बजट रखा जाने वाला है, 91 से जोड़िए तो खेती धीरे धीरे ना सिर्फ हाशिए पर चली गई, जीडीपी में उसका योगदान ना सिर्फ चला गया, इसी दौर में सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। और संयोग से हर सरकार ने किसानों का जिक्र जो किया वो किसी एसेंस की तरह किया। क्या कोई भरोसा, कोई आस प्राइम मिनिस्टर मोदी से, वित्त मंत्री अरुण जेटली से लगाई जाए? देखिए, वैसे तो सारे देश को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि पहला मोदी सरकार जी का पहला बजट है। लेकिन अगर आप इसको भी देखें, जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है और उसके पहले जो आपने बताया है कि 25 साल से आप देख रहे हैं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई मुझे लगता इतना कोई जो पाथ ब्रेकिंग बजट में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कोई ऐसा कुछ होगा जिससे कि हम किसान की हालत जो है बदल देंगे। 8 लाख करोड़ का कर्जा दिया जाता है, उसको हम मानते हैं बहुत बड़ी सपोर्ट है किसान के लिए। वो शायद 10 लाख करोड़ हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि 94% उसमें से एग्री बिजनेस इंडस्ट्री को जाता है, मात्र 60-70 हज़ार जो है करोड़ वो किसान को जाता है। तो ये जो इस तरीके की सब ये आंकड़ेबाजी में होता है, तो वही किसान को आज तक मैंने देखा नहीं अभी तक कुछ फायदा हुआ हो। क्राइसिस बहुत भयंकर है। नहीं, आपने जिक्र अच्छा कर दिया, आंकड़ेबाजी। माइक उठाएं जरा आप, हम जरा इस बात को पॉलिटिकल तौर पे, आंकड़ेबाजी और जुमलेबाजी कांग्रेस की खूब देखी गई किसानों को लेकर, इस देश ने बाखूबी देखा है। आपको लगता है कि वो ट्रेंड ठीक था? उसके आगे का एक ट्रैक ही है प्राइम मिनिस्टर मोदी का बजट या वित्त मंत्री का बजट, जो है ट्रैक
2, 3, 4 जैसा भी वही रहेगा या कुछ डिज़ाइन आपको नया लग रहा है? नहीं देखिए, ये अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल बात है। बजट आपको पता है बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा विजन क्या होगा? विजन की देखिए, अगर आप देखेंगे ये दूसरा टेक्निकली ये दूसरा बजट है। पहला बजट अगर आप देखेंगे जो जुलाई में पेश किया गया, उसके साथ अगर आप मुकाबला करेंगे, मुझे लगता है जो मोदी गवर्नमेंट का जो एक हॉलमार्क है वो ये है कि इनके ये विजनरी बातें, ये बड़ी बड़ी बातें और पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। किसके लिए? अब वो तो ऑडियंस के लिए होती है, लेकिन देखिए ना, ऑडियंस कौन सी है? ऑडियंस एक हिसाब से सब लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिलीवरी पे बात आएगी, इम्प्लीमेंटेशन पे बात आएगी। जो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, आपने किसानों की बात की, उसके बारे में जो इस वक्त लैंड ऑर्डिनेंस जो बिल जो बना अब आया है पार्लियामेंट में, उससे मुझे ये लगता है कि इनको उतनी तकलीफ नहीं हो रही है किसानों की हालत से जितनी कि मुझे लग रहा था कि होगी। इन्होंने 50% प्रॉफिट मार्जिन की बात की थी इलेक्शन के दौरान, जो किसानों को दिया जाएगा, उसकी अब कोई बात नहीं करता। कोई भी अब प्रॉफिट मार्जिन की बात नहीं करता। एमएसपी कम हो गया, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कैफे में आपको लिए चल रहे हैं जहां पर विशेषज्ञों की एक दूसरी टीम बैठी है, लेकिन किसान के बगैर आपको कॉफी नहीं मिलेगी। नहीं, कॉफी मिल जाएगी, हमें कॉफी अभी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, लेकिन ये मसला हमको लगता है कैफे के भीतर से निकलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस का विजन, कांग्रेस के तरीके, उसके आगे नई गवर्नमेंट देख पाएगी? हमें लगता है जान निकलनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा उत्साहित नजर आया था जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी थी। सबको लगा था कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है। खाका, एक ढांचा बनाया गया, रंग भरने की बारी अब आई है। क्या हम विपिन मलिक जी आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या हम ये समझें कि जिन कड़े कदमों की उम्मीद लगाए बैठे हैं सब, जिन चीज़ों की बात हो रही है कि आप आर्थिक तौर पर जो बदलाव देखेंगे, उन चीज़ों को, उन कदमों को उठाने की तैयारी में है मोदी सरकार, या फिर वो जो बातें थी बस बातें थी जो हमने सरकार बनने के बाद देखा? कल का जो रेल बजट आया है उसमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, क्योंकि किसी भी चीज़ में उन्होंने कोई लाइन एक्सपेंशन या नई ट्रेन्स की अनाउंसमेंट नहीं की। रेदर उन्होंने कहा है कि भाई जो एग्जिस्टिंग सैंक्शंस प्रोजेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो 1 लाख करोड़ के हों, हालांकि टोटली 8,50,000 करोड़ का उन्होंने 5 साल का प्लान किया है और फर्दर अनाउंसमेंट नहीं की, तो इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन करने के चक्कर में है। अगर ये कल का बजट भी इसी तरह कंसोलिडेशन करने के चक्कर में हो, एंड कंसोलिडेशन व्हेन आई मीन फॉर द बजट इज गेम चेंजर। आप ये कह रहे हैं कि क्या कल का बजट गेम चेंजर हो सकता है? मेरे हिसाब से गेम चेंजर हो सकता है, प्रोवाइडेड आप सिंप्लीफिकेशन करें फॉर द टैक्स पेयर्स। एक और बात जिसे राजनीति का आधार बनाया गया दिनेश अग्रवाल जी, लेकिन ईज ऑफ बिजनेस, मेक इन इंडिया अगर है तो ईज ऑफ बिजनेस आपको चाहिए। जी। उस लिहाज से हम उत्साह देख रहे हैं यहाँ पर उद्योगपतियों का। आप लोगों को विश्वास हो रहा है कि कुछ बदलेगा? वैसे तो काफ़ी दिनों से उम्मीद लगाई जा रही है कि ईज़ ऑफ बिजनेस में कुछ कड़े कदम और कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि क्या टैक्सेशन के स्लैबें ठीक करी जाएंगी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, कैसे उसको पूरा आसान बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए आखिर क्या करना जाना चाहिए, पावर कहाँ से आएगी, क्योंकि अभी कोल ब्लॉक का आवंटन शुरू हुआ है। पावर की साइड एक ऐसी चीज़ है जो ढाबे वालों को भी सूट करती है और कैफ़े वालों को भी सूट करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सूट करती है, गृहिणी को भी सूट करती है। अगर आप देखें तो पावर एक ऐसी चीज़ है जो पूरी कड़ी को जोड़ती है हिंदुस्तान के। तो अगर एक सिर्फ पावर की तरफ ढंग से काम हो जाए तो इंडस्ट्री को भी काफ़ी फायदा होगा और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी काफ़ी फायदा होगा और कंज्यूमर को तो होगा ही होगा। इसका जवाब देने के लिए तो आप ही की तरफ हमें लगता है ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो है बीच में, ये अभी भी कंटिन्यू कर रही है। संबित पात्रा जी, इसलिए ये बड़ा सवाल हो चला है क्योंकि बीजेपी के 245 सांसद ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और सिर्फ 37 सांसद हैं जो अर्बन उससे आते हैं। बाकी आपके सहयोगियों का भी वही संकट है। शिवसेना के भीतर रूठना इसलिए हो गया क्योंकि उसके भी 13 सांसद ग्रामीण क्षेत्र के थे, अकालियों के भी सांसद। इस देश को अभी भी ग्रामीण भारत के तौर पे देखा जाता है। हम ढाबे में अगर बैठकर आपसे बात कर रहे हैं और ये सवाल करें कि वाकई पलायन लोगों का रुक जाएगा, बजट कुछ ऐसा होगा जिससे किसान रुक जाए, ठहर जाए, मजदूर रुक जाए, ठहर जाए, शहरों में मजदूरी करने की दिशा में ना बढ़ जाए, बजट कुछ ऐसा होगा उन्हें संबल मिलेगा, या बजट कुछ ऐसा होगा कि आप घर छोड़कर जाइए, पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा?
देखिए, वैसे तो बजट को कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता है और मैं भी इसी कावियाट के साथ शुरू करूंगा, मगर मैं अरुण जी की बातों से एक दो लाइन चुराना चाहूँगा। जब पिछले वर्ष अरुण जी से पूछा गया था कि बिग बैंग रिफॉर्म कुछ होगा कि नहीं, जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं, बड़ा सटीक उन्होंने कहा था कि रिफॉर्म्स आर 24/7/365 डेज प्रोसेस। 365 दिन 24 घंटे 7 दिन एक हफ्ते में रिफॉर्म होता रहता है। इसलिए ये अनुशंसा करना कि केवल एक ही दिन में रिफॉर्म हो जाएगा और बजट के दिन ही वो बिग बैंग रिफॉर्म होगा, ये उचित नहीं है। इट इज़ जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड और कुछ नहीं है। दूसरा, आपने पूछा कि क्या ये जो भेदभाव है ये पटेगा और ये ठीक होगा, तो मैं जब पीछे मुड़ूंगा और जो हमारे ढाबे में भैया बैठे हैं, कहा भैया तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ भी एक तो कैफे कॉफी डे खुले? आप भी ना चाहते हो? तो ये चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कैफे कॉफी डे में जाए, ये भी चाहते हैं कि इनके यहाँ भी वैसे ही टेबल कुर्सी बिछे। और वो कैसे होगा? जमीन से होगा जो गांव में है। हम कोई जमीन लूट के किसी को देने की बात नहीं कर रहे हैं। और कल बिल्कुल सही कहा अरुण जेटली जी ने। एक मिनट, कहाँ के हैं आप? सर हम बिहार से हैं। किस गांव से? सिवान जिला। सिवान जिला। क्यों छोड़कर आए? पैसे के लिए। पैसे के लिए। वहाँ रहने में क्या दिक्कत थी? वहाँ पर ये पैसे नहीं है। लौटना चाहते हैं? वहाँ व्यवस्था हो जाए तो? हाँ लौट जाएंगे। देखिए, जवाब दे दिया। वो लौटना चाहता है, आपके पास पॉलिसी है लौटाने की? बिल्कुल पॉलिसी है लौटाने की। और बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा, ये जो लैंड एक्विजिशन के ऊपर हम इतना लड़ रहे हैं, मेरे भाई के साथ मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, सलमान सोच के साथ, भाई हैं मेरे। और आज नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा, भाई बहन तो हैं, हम आखिरकार लड़ क्यों रहे हैं? इनको सिवान तो भेजना चाहते हैं कि सिवान जाए, वहां भी उनका ढाबा हो, उन्हीं की जमीन पर हो, तो क्या बुरा हो जाए? माइक उठाइए। दाम वही है, दाम वही है जो आपने तय किया था। आप इनको कैसे भेजेंगे? आप तो इनकी जमीन वो कौड़ी के दाम, आप इनकी कौड़ी का जमीन दाम कहाँ है? दाम तो आपने तय जो किया था वही रखा है। आप तो इनको मौका भी नहीं देते कि ये जमीन बेचना भी चाहते हैं कि नहीं। आप ये तो शायद सलमान जाएंगे वहां। सलमान भाई, जहां तक कॉम्पेंसेशन और खरीदने बेचने के पैसे का आंकड़ा है, उसको तो छुआ भी नहीं गया है। ऑर्डिनेंस की प्रति मेरे पास है, दिखा देता हूं। हरियाणा से जो न्यूज आई वो अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात बताइए, आप कोई आपसे कहे मुझे अपना घर बेच दो, आप कहेंगे नहीं। नहीं, ये इस तरह से बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं आपको बेचनी पड़ेगी, नहीं, और आपको पैसे दूंगा। उसको घर से तो आपने भी बेदखल किया है। नहीं, देखिए ना, तो अगर आप देखेंगे, इन्होंने भी बेदखल करने की दिशा में, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी बन रही है, बेदखल आपने भी कर दिया। मैं सिर्फ ये कहता हूं, मैं सिर्फ संबित से ये कहता हूं कि जमीन सरकार के पास बहुत है, सरकार के कब्जे में है, पहले उसको खत्म कीजिए, फिर आप गरीब के पास। 2013 में आपने वो बिल क्यों बनाया था? इतना जमीन था तो आपके पास। इसीलिए तो अरे हुजूर, आपको क्यों दिखाई नहीं दी इंडस्ट्री जो सिक यूनिट है उसकी जमीन? आपको मुंबई की मिलों की जमीन क्यों दिखाई नहीं देती है? वही तो कह रहा हूं। नहीं, आपको क्यों नहीं? आपने हमने तो इसीलिए तो कानून बना, ताकि जो लोग इन जैसे हैं, इनकी जमीन वो हड़प न की जाए, इसीलिए किया है। एक मिनट, जमीन हड़पी जा रही है ढाबे में, ये लग रहा है। असल दो ऐसे जायके हैं जो एक साथ मिलाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस बजट में कौन सी हो सकती है वो लकीर जो संतुलन बना दे कि जायका चाय का भी बढ़िया रहे और कॉफी का भी बढ़िया रहे। जो राजनीतिक बहस जुनेजा साहब हम सुन रहे थे यहाँ पर, क्या वो उद्योग के मन में एक पसुपेश पैदा करता है कि यहाँ कुछ नहीं बदल सकता? देखिए, पॉलिटिक्स को एक साइड छोड़ दीजिए। हाँ। पहली बात तो मैं सबसे पहले कहूँगा, हाँ। और हमें बिल्कुल ग्रास लेवल पे पहुँचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है। हम पहली बात, दो चीज़ें तो बड़ी साफ नज़र आ रही है। ब्यूरोक्रेसी इस टाइम बहुत कॉपरेट कर रही है। इंडस्ट्री के लिए ब्यूरोक्रेसी का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। रेड टेपिज्म खत्म हो गया है, लगभग खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, करप्शन का लेवल भी बहुत नीचे जा चुका है। जब हमारे पास विलिंगनेस होगी हमारी गवर्नमेंट में, तो नेचुरली काम आसान होने शुरू हो जाएंगे। जो सालों से लटकी फाइलें, सब प्रॉब्लम जो आ रही थी, मैंने पिछले दिनों काफ़ी इंटरेक्ट किया है इन लोगों से, तो मुझे लगा कि हम तैयारी की तरफ बढ़ गए हैं। हाँ। और इंडस्ट्री को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो वैसे भी सनराइज इंडस्ट्री से आता हूँ, फार्मा से। प्रोफेसर भट्टाचार्य, ये बस एक छवि है, बस एक इंप्रेशन है जो ऐसा लग रहा है सबको, और ये बजट उसका असली टेस्ट होगा? देखिए, शहर वर्सेस गांव ये एक फनी डिबेट है। आज से 100 साल पहले यूरोप अमेरिका में होता था, अब तो एशिया में भी नहीं हो रहा है, सिर्फ भारत में ये हो रहा है। विकास होना चाहिए असली मुद्दा। शहर के विकास में किसानों का भी भला होगा, उसका बेटा का नौकरी मिलेगा। ये केवल हम यही सोचते क्यों रहे, किसानों के बेटा
जन्म जन्म भर किसानी बढ़ते रहे, उसको भी तो नौकरी चाहिए, उद्योग चाहिए, सर्विसेज चाहिए, विकास होना चाहिए असली मुद्दा। ये शहर और गांव ये नकली डिबेट है। तो जो होना चाहिए बजट, कल की बजट देश की अर्थव्यवस्था की विकास, शहर गांव ये सब। हम तो शहर गांव छोड़कर अमीर गरीब हमें लग रहा है कि ये अच्छी बात निकल कर आई, क्योंकि ये नया डाटा आया था 100 स्मार्ट सिटी के लिए 7000 गाँव का क्या होने वाला है। लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान, चूंकि ढाबे में हमने बुलाया है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की CEO रह चुकी हैं मीरा सान्याल जी, और अब आ गई हैं आम आदमी पार्टी के बीच। आम आदमी पार्टी जिस बात का जिक्र करती है, ये जो सोचती है, वो पहली बार एक पॉलिसी हम देख रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, पेट भरा है कि नहीं, मजदूरी है कि नहीं, रेहड़ी लगता है तो कोई तंग नहीं करेगा, पुलिस वाले तुम घूस नहीं लोगे। ये लैंग्वेज गायब हो गई थी पॉलिटिक्स से, लेकिन ये लैंग्वेज आ गई है। लेकिन जब बजट का जिक्र करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड याद आता है या ऐसे लोग याद आते हैं? जो भाई साहब ने अब कहा था, मैं मानती हूँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आम इंसान, खास करके आम युवक और आम युविका क्या चाहती है? वो चाहती है कि अच्छा मेरा एडमिशन हो अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में, उसके बाद मेरा अच्छा सा एक नौकरी हो या मैं अपना छोटा सा उद्योग खोल सकूं। ये हम चाहते हैं, ये हम देखना चाहते हैं इस बजट में कि जो ग्रैंड विजन जो आप सो साहब कह रहे थे, वो ग्रैंड विजन अच्छे दिन के कैसे होगा, हम क्या करेंगे, हम उद्योगपति के लिए क्या करेंगे, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए क्या करेंगे, हम स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे, हम स्वास्थ्य सेक्टर के लिए क्या करेंगे। और डेफिनेटली इकोनॉमिस्ट के तौर पर, जैसे आप कह रहे हो मैं बैंकर हूं, आपके यहाँ हेल्थ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, एजुकेशन आपके हाथ में नहीं है, रोजगार देने की स्थिति में सरकार नहीं है, सरकार सबसे पल्ला झाड़ चुकी है, सरकार कमीशन के तौर पे बीच में आके खड़ी हो गई है। लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को दे रही है और जनता को बोल रही है हमें जिम्मेदारी मत दो, वो तय करेगा। इस स्थिति में ये देश चल रहा है। सर मेरा ये कहना है कि सरकार का एक्चुअली दायित्व क्या होता है, इट इज़ टू क्रिएट द इनेबलिंग सर्कमस्टांसेस। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, आप इनेबलिंग सर्कमस्टांसेस कीजिए, जैसे भाई साहब कह रहे थे, मेक इट ईजी टू डू बिजनेस। हम कहाँ चाहते हैं कि सरकार हमें मुंह में खाना दे, हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, जैसे देवेंद्र भाई साहब कह रहे थे, आप देखिए किसानों का क्या स्थिति हो रहा है, मेक इरिगेशन पॉसिबल, क्या इन्वेस्टमेंट जा रहा है इन सेक्टर्स में, लेट अस लुक एट दोज थिंग्स, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एडिटर चॉइस क्या कहती है? इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर हमारे साथ अंशुमन जी। अंशुमन जी, क्या वाकई देश दो हिस्सों में बढ़ चुका है और बजट साधा जा सकता है, इस स्थिति में लाया जा सकता है बजट के जरिए? स्वाभाविक रूप से पुण्य ऐसा है कि ग्रोथ की जो बहस है वो उस बहस में सारे लोग शामिल हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हम कल एक ऐसा बजट पे देखने जा रहे हैं जिसे रेडिकल होने की अपेक्षा की जा रही है, और मुख्य लक्ष्य है कि क्या अगले 6 महीने में या साल भर में हमको ये वैसी ग्रोथ डिलीवर कर पाएगा जिसकी अपेक्षा इस देश को है। क्योंकि अगर चाहे उसमें आप गांव के इस ढाबे वाले को जोड़ें या इस कैफ़े काफ़ी वाले को जोड़ें, हर व्यक्ति को आय में बढ़ोतरी चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, हर व्यक्ति को बचत चाहिए, हर व्यक्ति को बेहतर लाइफ स्टाइल चाहिए। और मुख्य चुनौती ये है कि अंततः आप 6 महीने बाद जब ऐसी बहस कर रहे होंगे तब आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बजट ने आपको वैसी ग्रोथ डिलीवर की जैसी ग्रोथ की ज़रूरत है देश को। और अगर वो वैसी ग्रोथ डिलीवर की जाती है तो उसका जो भी ढांचा बजट पेश करेगा, हमें ये कल देखना है कि उस बजट में उस ग्रोथ में किसान से कितनी जिम्मेदारी ली जाएगी, उद्योग से कितनी जिम्मेदारी ली जाएगी। क्योंकि बहस यह नहीं है कि वो गांव और शहर की बहस है, क्योंकि गांव और शहर आपस में मिल रहे हैं। बहस यह है कि क्या हमारे पास एक अच्छी तरक्की या ग्रोथ आने वाली या नहीं। आज पहली बार इकोनॉमिक सर्वे के पहले पेज पे भारत और चीन का जिक्र किया गया और बताया गया कि दोनों की जीडीपी कहां जा रही है। ये पहली बार है। तो पहली बार में हम लोग लौट चलेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि नेहरू के जहन में बड़े कल कारखाने थे, सब चीज बड़ा बड़ा था, चाहे बांध हो चाहे कुछ हो। लेकिन उस वक्त चीन में, माओ के जहन में छोटी छोटी चीजें थी। जहां पर गांव है वहीं पर रहट बना दिया जाए, वहीं पे लोगों को काम दे दिया जाए। के बीच हम बजट का जायका तलाश रहे हैं कि कैसा हो सकता है बजट। और अब वो मुद्दा जिसे लेकर जितने भी लोग जो रोजगार से जुड़े हुए हैं उन सबको उम्मीद रहती है कि इनकम टैक्स शायद कुछ रियायत मिल जाए तो जेब में कुछ ज्यादा बढ़ जाए। दिनेश वर्मा जी, इस बार पिछली बार जो शुरुआत हुई थी उसको आगे बढ़ता देख रहे हैं आप? नहीं, पिछली बार भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस जहाँ तक टैक्सेशन में नहीं हुए थे, बड़ा माइनर सा एक आई थिंक वो खुश भी नहीं हुए थे लोग वो जितने चेंजेस हुए थे। अब टैक्स के रिफॉर्म्स को लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। आप इंडिविजुअल को एक सैलरीड एटलीस्ट जो एम्प्लॉई है उसको आप ज़्यादा रिबेट दें। उससे क्या होगा? उससे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा।
आप डिफरेंट सेक्शंस के अंदर उनको ज़्यादा रिबेट दीजिए, आप हाउसिंग के अंदर ज़्यादा रिबेट दीजिए। आप एक चीज़ देखिए, ये 1,50,000 की जो हाउसिंग की रिबेट थी, ये कितने सालों से चलती आ रही थी। अब पिछले साल अगर आपने उसमें 50,000 का इजाफा किया भी, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा उसमें वो वारंटेड है। उसके अलावा GST को लेकर भी हम लोग काफ़ी होपफुल हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑलरेडी आई थिंक इसी सेशन में या इसके अगले उसके अंदर वो उसके अगले साल से चालू होना, उससे पहले इस साल पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शायद जो हम भूल गए, ये मेक इन इंडिया बजट होना चाहिए, बिकॉज वो कंसेप्ट शायद हम सुबह से ही डिस्कस नहीं कर पाए हैं। तो एक थ्रस्ट और एक रिफॉर्म और एक डायरेक्शन तो इस बजट से मिलनी चाहिए, टैक्स रिफॉर्म के लिए भी, मेक इन इंडिया के लिए भी। और जो गाँव और वो वाला जिक्र चल रहा था, एक छोटी सी टिप्पणी, गाँवों के बिना हम नहीं हैं और हमारे बिना गाँव नहीं हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, तो सर्वाइवल तो जो है वो म्यूचुअली एग्जिस्ट ही करता है। ना वो हमारे बिना सर्वाइव करेंगे, ना हम उनके बिना सर्वाइव करेंगे। हाँ, अगर इस बजट में कुछ ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं आए तो देन इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। फिर 5 साल में शायद कुछ टैक्स के हिसाब से रिफॉर्म्स या क्लैरिटी ज़्यादा, बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए। हम एक अमीर किसान को क्यों नहीं उनको याद करें कि वो डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं पेमेंट करेंगे। हम लोग क्यों एक अमीर इस किसान के लिए उनका टैक्स भुगतान करें, ये हमारा कहना है। क्यों अमीर किसान टैक्स से वंचित हैं, उनको लाना चाहिए, उनको दायरे में लाना चाहिए। क्योंकि सारे बड़े बड़े जो किसान हैं, आप जानते हैं कि वो लोग कौन हैं, और उनको क्यों नहीं हम लोग लाएं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है, हम कर क्यों दें। हम यदि कर देकर ये देख रहे हैं कि हमको स्वास्थ्य के लिए अपने जेब से पैसे देना पड़ रहा है, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए अपने पैसे देना पड़ रहा है, और हमको कोई उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, टैक्स रिबेट, क्यों हमसे कर लिया जा रहा है। फिर एक अमीर, एक गरीब से गरीब उपभोक्ताओं भी जब साबुन खरीदता है वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। वो जब इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, आप उनको सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं उनका स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं कि उनको मुफ्त का स्वास्थ्य मिले? आज क्या है, सारे स्टडीज ये दिखा रहा है, जो आप कह रहे हो मुफ्त के स्वास्थ्य है, 80% लोग वो मुफ्त का स्वास्थ्य वो ले रहा है जो खरीद कर ले सकता है, स्वास्थ्य का खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। जो गरीब है, केवल 20% लोग आज स्वास्थ्य मुफ्त में प्राप्त कर पा रहा है। तो इसका मतलब ही क्या है कि सरकार सेंसिटिव नहीं है सिटीजन्स के ऊपर, सरकार कंज्यूमर के ऊपर सेंसिटिव नहीं है। सरकार जब तक कंज्यूमर पे सेंसिटिव नहीं होंगे, विकास कभी नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। जल्दी से काले धन पर भी पूछ लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि काले धन को लेकर एक आपको सेफ पैसेज का या वॉलंटरी डिस्क्लोजर आपने कर दिया, तो आपका वो काले धन पे मैं आता हूँ। पहले इनका एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था, 298 सेक्शन बने थे। अभी मैं 10 साल में कंपेयर कर रहा था, सेक्शन तो 298 है, लेकिन जो सब सेक्शन है पिछले 10 साल में 300 सब सेक्शन बढ़ा दिए, और सब सेक्शन में पैनल प्रोविजंस, प्रोसिक्यूशंस, इंटरेस्ट, मतलब। और अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी हो आपने, तो एक किसी भी इंडिविजुअल ने भरनी हो तो 30 पेजों की रिटर्न है, 30 पेज उसको भरने पड़ते हैं, और 1230 कॉलम है उसमें। अगर किसी कंपनी को भरनी हो तो 33 पेजेस हैं, और कोई 1300 के करीब कॉलम्स हैं, और उसमें एनेक्शर साथ में लगाने होते हैं। इसके अलावा सर्विस टैक्स 1994 में आया, 5% से शुरू हुआ, 12.36 आ गया। उसके आप देखिए हर साल कितने सेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये है कि आप एक सर्विस टैक्स के पास जा रहे हैं, एक इनकम टैक्स के पास जा रहे हैं, कंसोलिडेशन क्यों नहीं कर सकते आप? एक ही असेसिंग ऑफिसर क्यों नहीं कर सकता? एक चीज हम जरूर बोलना चाहेंगे, आपको मालूम नहीं है, आप लोगों को सबको मालूम नहीं है, आपका हर एक बिल से, टेलीफोन बिल से 10% हर बिल से काटा जाता है कि हम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में डालेंगे। क्यों? हम विकास के लिए गांव जाएंगे। वो 28,000 करोड़ अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई है उस खाते में। क्यों आप टैक्स ले रहे हैं? आप प्लीज 10% कम कीजिए हमारा टैक्स। हमें लगता है ढाबे में इस मसले को उठाया जाए। ये मसला कुछ ऐसा हो गया है जिसमें लग ऐसा रहा है, इस देश में सोशल इंडेक्स नाम की कोई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील 20 लाख मिनिमम लेता है एक पेशी में सामने आने के लिए। हाई कोर्ट में एवरेज न्याय के लिए अगर पहुंचिएगा तो कम से कम आपके 80 लाख रुपए खर्च होते ही एवरेज का रेट है।
इसका मतलब एक है कि एक हिंदुस्तान, जिस ढाबे में हम बैठे हुए, संबित पात्रा आप ही से ये सवाल है, हमें ऐसा लग रहा है दिल्ली में 90% छात्र को अगर अंक नहीं आते हैं एडमिशन नहीं मिलता है, पैसे नहीं है तो हेल्थ की सर्विस आपको नहीं मिलेगी। आप एक ऐसी मजबूरी के भीतर ये देश हर जगह फंस रहा है, शहर के भीतर भी एक गांव हो गया है जिन स्थितियों में सरकार की पॉलिसी। तो क्या सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाने चाहती है कि एक समान भाव की दृष्टि हो? ऐसा हो सकता है, संभव है? क्यों नहीं हो सकता है, होना चाहिए। मैं एक मेरी बिटिया के 93% नंबर थे लास्ट ईयर, ढाबे में अभी ना एडमिशन नहीं आइए, मिला। अभी आप ढाबे में ना आइए, अभी आप ढाबे में ना आइए, हम इसका जवाब दिया जाएगा। सबसे पहला विषय, मैंने सबको सुना जो जी, जवाब दिया जाए, मत फंसिए ढाबे से। हाँ, अब देखिए, आपने कहा कि इनकम टैक्स में किस प्रकार से कई पन्नों का फॉर्म भरना पड़ता है, बिल्कुल सही कहा है। और आपने यह भी देखा कि जब लेबर रिफॉर्म लाया गया, इंस्पेक्टर राज समाप्ति की गई मोदी जी की सरकार के द्वारा, किस प्रकार 16 पन्नों में जो भरा जाता था वो 1 पन्ने का कर दिया गया। ये जो सरकार है, मैं एक स्पष्ट अगर एक वाक्य में कहूं तो ये सरलीकरण करने में विश्वास रखती है। इट बिलीव्स इन द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। और ये बार बार हर स्टेप पे मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सिंप्लीफिकेशन करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस करना, ई गवर्नेंस देना, पारदर्शिता देना, यही हमारा ध्येय और लक्ष्य है। तो मैं तो प्रियम्प्ट नहीं करूंगा टैक्स प्रोसीजर्स कल क्या होगा, मगर इतना मैं जरूर जानता हूं कि अरुण जेटली जी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। दूसरा, किस प्रकार से एक टैक्स टेररिज्म के विषय में अनेकों वर्ष तक बात हुई और उसे किस प्रकार से कर्ब किया गया, पिछली बार उसे समाप्त किया गया रेट्रोग्रेड टैक्सेशन को लेकर, और बड़े बड़े कंपनीज को उससे काफ़ी राहत महसूस हुई जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, वो भी हमने देखा है। आपने जो कहा कि एक रिसोर्स डेफिसिट है कंट्री, रिसोर्स की कमी नहीं है, मगर हमने उसे यूज़ नहीं किया है समान रूप से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मुझे लगता है मैं जवाब दूं, इसके बदले मेरे भाई सलमान सोच जी जवाब देना चाहिए कि क्यों आरंभ से नेहरू जी के, आपने कहा, आपने उदाहरण भी एक तरह से दे ही दिया था कि नेहरू जी चाहते थे सब कुछ बड़ा बड़ा हो आरंभ में, कहीं ना कहीं वहीं से गाड़ी छूट गई हुजूर, थी। उस 60 साल के भीतर आप लोग वीपी सिंह सरकार के साथ थे, उस 60 साल के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की 6 बरस की सरकार थी, फिर दोबारा आप 9 महीने उदाहरण देता हूं, इंडिकेशन नहीं आ रहे हैं, मैसेज इस देश में मैं उसका उदाहरण दे देता हूं। कल रेल बजट भी आया है और किस प्रकार से 20% लाइन बिछाने की बात हुई है रेल बजट पे, जबकि अंग्रेज जब हिंदुस्तान से गए और अब तक मात्र 13% एक्स्ट्रा लाइन बिछा है। और इसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमने किया, जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के रूप में थे, सलमान सोच भाई बताएंगे कि जब इन्होंने एफिडेविट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में कि कितनी सड़क एनडीए के समय बनी थी, तो 50% सड़क जो बनी थी आज़ादी के बाद वो हमने ऐड किया है। अगर 5 वर्षों में 50% सड़क हम ऐड कर सकते हैं तो मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि मोदी जी 20% रेलवे लाइन ऐड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें लगता है उन्हें माइक दीजिए। एक सवाल यहां पर निकल रहा है देवेंद्र जी, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। विकास का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है या विकास का मतलब इस देश, भारत जैसे देश में सबका पेट भरा रहा ये है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर डेवलपमेंट मॉडल का मेन मकसद क्या है कि भाई भूख मिटे, गरीबी मिटे। ओके। तो बॉयल डाउन तो वहीं पर होता है। लेकिन बात यह है कि हम कहते हैं गरीबी मिटे, हर जगह मैं देखता हूं गरीबी की बात होती है, लेकिन हम कहते हैं कॉर्पोरेट को देंगे तब जाके गरीबी मिटेगी, क्योंकि वो ट्रिकल डाउन होगा। ये पता नहीं क्यों हमारे देश की सोच में है। लेकिन मैं आपका जो सवाल था और आप भाई साहब ने जो कहा था कि रेडिकल जो चेंज की बात कर रहे हैं, और आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया, तो मुझे याद आ रही है एक बात। जब वाजपेयी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय एनडीए ने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें 7-8 लोगों को बुलाया गया था ये तय करने के लिए कि भाई एनडीए की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। वहाँ भी कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट कम करो, ये सब बातें हुई थी। तो मेरा ये सुझाव था उसमें कि ये फिस्कल डेफिसिट वाली गेम से बाहर निकलिए। अगर आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेलनी है 5 साल के बाद, तो आप जो 60% जनसंख्या एग्रीकल्चर में है उसके लिए 60% बजट दीजिए। आप देखिए देश का सारी इकोनॉमी दौड़ेगी और सारा जो रेडिकल रिफॉर्म की हम बात करते हैं। एक मिनट, एक बात खत्म कर दूं। आपको हैरानगी होगी, उसमें अगर आप याद करिए तो उसमें अनाउंस हुआ था कि सरकार जो है 60% बजट जो है वो एग्रीकल्चर को देगी। ये अलग बात है, जब बजट पेश हुआ तो वो 6% भी नहीं गया। आजकल 2% बजट एग्रीकल्चर को है देश की 60% जनसंख्या के लिए या 70 के लिए। और मजे की बात है 60% बजट 2% पॉपुलेशन के लिए होता है। ये देखिए बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक इसको हम चेंज नहीं करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि भाई ये जो रिफॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये मैसेज इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमें याद आ रहा है मोंटेक सिंह को कितना निशाने पर लिया गया था, लेकिन उसी क्लास, उसी थिंकिंग प्रोसेस से निकलकर पनगड़िया नीति आयोग में आ गए। दोनों उसी वर्ल्ड बैंक की थ्योरी, उसी आईएमएफ की सोच, उसी स्कूल से निकले हुए हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पॉलिटिशियंस में अंतर हम कैसे करें। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन इससे पहले मैं जिन्होंने टैक्स की बात उठाई,
क्योंकि हमारी पार्टी को बहुत कहते हैं भाई, ये लोग कहते हैं टैक्स टेररिज्म कराया वगैरह। आपको ये याद होना चाहिए 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड पार्लियामेंट में लाया, जीएसटी पार्लियामेंट में लाया, 3 साल बीजेपी ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। मध्य प्रदेश और गुजरात ने जीएसटी का कहा कि जीएसटी नहीं करना है। देखिए, अब तो कुछ भी कह सकता है कोई, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि कब से ये चीज़ें अटकी हुई हैं। तो अगर आपको टैक्स की परेशानी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। ये भी सोचिए कि इन्होंने कितनी पार्लियामेंट में बिल्कुल ख़त्म कर दिया, पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं चलने दिया 3 साल। अब वो छोड़िए, आप कह रहे हैं फ़र्क क्या है, मैं आपको बताऊँ फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है जो देवेंद्र जी ने बात की, इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, राइट विंग इकोनॉमिक्स। आप बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े एग्रीकल्चर्स को दीजिए, वहां से जब वहां ग्रोथ होगी, वहां से वो सीधे नीचे आएगी, गरीबों तक पहुंच जाएगी। टोटली फेल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, हैज फेल्ड। कांग्रेस बहुत ही सेंट्रिस्ट विद सोशल वेलफेयर, सेंट्रिस्ट विद सोशल वेलफेयर, यानी कि ग्रोथ भी जरूरी है, लेकिन गरीब लोगों को अगर आप पीछे रखेंगे, छोड़ देंगे, आपका मुल्क पीछे रह जाएगा। आप वेलफेयर स्कीम जो नरेगा है, वैसी स्कीम के बगैर अगर आप चलेंगे तो आपकी रूरल डिमांड कहां पर है, मुझे बताइए। तो अगर आप एग्रीकल्चरल, अगर आप देखिए इस साल अगर इनकी हुकूमत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट नहीं किया, आपका कम मॉनसून है, आपके कमोडिटी प्राइसेस बिल्कुल कम है, आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल्कुल कम है, आपका इनको बेसिकली इंडिया शाइनिंग 2.0 हो जाएगा। ये देख लीजिए आप। ओवरलैप कर जाइए। देखिए, ऐसा है कि आपने कहा ना एक ही स्कूल से 2 लोग निकले हुए। देखिए, एक ही स्कूल से फेलियर भी निकलता है और फर्स्ट आने वाला भी निकलता है, स्कूल का दोस्त थोड़ी है। और दूसरा विषय, जहां तक सलमान भाई, देखिए 60 वर्षों तक देश का तो आपने जो किया सो किया, फिर इतनी जोर जोर से यहां बोल भी रहे हैं कि देखिए आप एकदम सेंट्रिस्ट थे। आप सेंट्रिस्ट नहीं, आप करप्ट थे। आप सेंटर में बैठ के करप्शन कर रहे थे, और जो पिल्फरेज मनरेगा में हुआ है वो भी ऐतिहासिक पिल्फरेज है, और उसका अगर स्मारक ना बनाया जाए तो क्या बनाया जाए। यहाँ से एक आवाज आ रही है कि फिगर्स जो हैं वो गलत कोट किए जा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद हम जान लेते हैं कि असली क्या है। बता दें तो अच्छा नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर बीमार वासी रहेंगे तो बीमार भारत नहीं कहलाएगा। हेल्थ केयर में क्या किया है सरकार ने अब तक पिछले 60 सालों में? हिंदुस्तान की हेल्थ का क्या हाल है? उनमें जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, किसान के लिए सब्सिडी होता है, फूड सब्सिडी होता है, फर्टिलाइजर सब्सिडी होता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, रूरल रोड्स का फायदा होता है। हम ये नहीं कह रहे इससे किसान का विकास बहुत ज़्यादा हो, मगर सवाल ये है, अगर आप 60% बजट सिर्फ किसानों को सब्सिडी दे देंगे, अगले साल आपका बजट में 1 पैसा भी नहीं रहेगा, क्योंकि टैक्स मिलता है इंडस्ट्री सर्विसेज से। अब उसको बिल्कुल ही आप निचोड़ के उसमें सारा पैसा दूसरी तरफ दे देंगे, अगले साल आपका बजट कैसे होगा? बैंकक्रप्ट बजट होगा जी। तो इसीलिए बैलेंस होना चाहिए। ये बात सही है, किसानों के लिए खर्चा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, मगर एकदम अगर उस तरफ कर देंगे, अगले साल आप बैंकक्रप्सी हो जाएगा। मैं जल्दी सबके रिएक्शंस ले लेती हूँ। एक्सपेंडिचर कमीशन बना है, तो एक्सपेंडिचर कमीशन की रिपोर्ट पिछले साल बजट में अनाउंस हुई थी, अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं जी। अगर एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आ जाती, कमीशन की रिपोर्ट आ जाती तो पता लग जाता। प्लस टैक्स, द क्वेश्चन है कि टैक्स पेयर्स वर्सेस टैक्स ईटर्स। हुआ क्या है कि एक आरटीआई एप्लीकेशन किसी ने लगाई, उसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो पहले थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, उनके घर में 1 साल में 28 एयर कंडीशनर चेंज हुए, 32 एयर कूलर्स लगे, 12 वाटर कूलर्स लगे, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट। नो अकाउंटेबिलिटी। जब तक आप परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं करेंगे, हम लोग आपको बजट को परफॉर्मेंस बेस्ड करना होगा। प्रभु जी ने जो पेश किया रेलवे बजट, वो स्टैंडर्ड गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड है कहां आज? हमको खुद को नहीं मालूम एज ए पैसेंजर कि हमको क्या उम्मीद करना चाहिए जब हम ट्रेन पे चढ़ते हैं। हमको क्या उम्मीद करना चाहिए, यदि ट्रेन लेट आ रही है तो हमको रिफंड मिलेगा कि नहीं? हम यदि ट्रेन टाइम से नहीं चलता है तो हमको कितना आप हमको डिस्काउंट देंगे? ये सारे चीज जब तक नहीं आएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगा, और ये लोग ऑलवेज शोषित होंगे, टैक्स हम लोग भरते रहेंगे, कंज्यूमर और एक नागरिक का कोई आवाज नहीं है। नहीं 80 करोड़ रुपया फॉरेन यूनिवर्सिटी को, क्या ये बजट यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है एज ए ग्रांट? क्या ये बजट इस रूप में आ पाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो पाए? मेरा मानना है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जैसे जो बजट होता है, वी डोंट नो हाउ द मनी होना चाहिए ये, लेकिन ये हो पाएगा? देखिए, ये अच्छे दिन की सब उम्मीद कर रहे हैं।
अगर होगा तो अच्छे दिन भी आएंगे। अंशुमन जी माइक उठाइए। एडिटर्स आइडिया क्या है, ये बजट ऐसा हो पाएगा? बजट को होना चाहिए, क्योंकि देखिए दो महत्वपूर्ण बातें, कल आप इस बजट की बहस को दो तरफ जाते देखेंगे, और जो मुझे दिखाई दे रहा है जिस तरीके की बहस पूरे देश में बन रही कि एक बहस की बजट जाएगी कि ये बजट किस गैलरी के लिए तैयार हुआ है। ये उस गैलरी के लिए तैयार हुआ है जो लोग इंडिया की रेटिंग कैफे करेंगे के लिए है या हाँ ढाबे कैफे के लिए, जो इंडिया की रेटिंग करेंगे, जो शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। दूसरी तरफ इस बजट को ऐसे देखने की कोशिश की जाएगी कि वो लोग जो समाज के निचले तबके में, क्योंकि पिछले 10 साल में बहस बड़ी हो गई है भारत में कि 60% 70% लोगों को बजटों से क्या मिलता है। कल बहस इस तरफ जाएगी और मुझे लगता है कि ये संतुलन बनाना। सत्ता का आखिरी कमेंट, कल बजट क्या रहेगा? ये संतुलन बनाने में संतुलन रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी। आखिरी एक चीज मैं और कहना चाहता हूं ताकि संबित को जवाब देने में सुविधा हो। हमने अपने देश में 3 तरह के बजट देखे। एक बजट हमने देखे हैं जो रिफॉर्मिस्ट बजट है, एक बजट हमने देखे हैं जो रेडिकल बजट है, और एक बजट हमने ऐसे देखे हैं जो हाउसकीपिंग बजट है। क्या रहेगा ये बजट कैसा होगा संबित बताएंगे। देखिए हम ढाबे में बैठे हैं तो ढाबे वाले की लैंग्वेज में ही बोलते हैं, हम क्रॉस नहीं करना चाहेंगे ढाबा को। एक गाना है हिंदी में, दिल विल प्यार वार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना जानू कि तुमको अपना मानू रे। मैं नहीं जानता फिस्कल डेफिसिट क्या है, CAD क्या है, मगर मैं इतना जानता हूं मोदी सरकार का एम इतना है कि तुम्हें अपना माना है, तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए मरूंगा। तो ये 9 महीने से अपना तो कह रहे हैं और हम लोग काफी अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन ना तो अभी तक एजुकेशन में, ना तो अभी तक हेल्थ में, ना तो अभी तक कम्युनिकेशन में कुछ जमीनी हकीकत दिखाई नहीं दे रही है। तो वो प्यार जो है वो बस बातों ही बातों में नजर आ रहा है। कैसे वो जमीनी हकीकत में प्यार पे विश्वास है ना सर? ये कल देखना बहुत जरूरी है। कल ये देखना है कि ढाबा कैफे वाले हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे।